नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बिल्कुल पहले चैप्टर की। अब ये चैप्टर इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारे पूरे नए क्रिमिनल लॉ की इमारत खड़ी होने वाली है। तो इसको अच्छे से समझना तो बनता है। देखिए, कानून में हुए इतने बड़े बदलाव के बाद हर स्टूडेंट के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही है कि भाई आईपीसी तो गया, अब बीएनएस आ गया, तो इसे पढ़ना शुरू कहाँ से करें। इसका जवाब पता है, बहुत ही सिंपल है। शुरुआत हमेशा शुरुआत से ही होती है, यानी कि चैप्टर 1 से। इसको ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए उसकी नींव का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही बीएनएस को अगर अच्छे से समझना है तो चैप्टर 1 पर पकड़ बनानी ही होगी। यही वो चैप्टर है जो पूरे कानून के, आप कह सकते हैं, खेल के नियम तय करता है। तो बीएनएस का पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है अपराधों से जुड़े सभी कानूनों को एक जगह लाना यानी कंसोलिडेट करना और उनमें सुधार करना यानी अमेंड करना। और जैसा मैंने कहा, चैप्टर 1 ये तय करता है कि ये जो पूरी रूल बुक है ये कहाँ, कैसे और किस पर लागू होगी। चलिए अब सीधे सेक्शन 1 पर आते हैं। ये सेक्शन हमें दो बहुत ही बेसिक बातें बताता है। पहली कि इस कानून का नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 और दूसरी ये उस तारीख से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए बताएगी। हाँ, एक तारीख याद रखने वाली है, 25 दिसंबर 2023, जब इसे राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सेक्शन 1 का क्लॉज 3 कहता है कि ये कानून भारत के अंदर किए गए हर अपराध पर लागू होगा। इसे हम लीगल भाषा में कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर कोई अपराध भारत की सरहदों के बाहर किया जाए? क्या तब भी बीएनएस लागू हो सकता है? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सेक्शन 1 का क्लॉज 5 इस कानून का दायरा भारत से बाहर तक फैला देता है। चलिए इसे 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। पहला, अगर कोई भारतीय नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में कोई अपराध करता है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, भारत में रजिस्टर्ड किसी शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई अपराध करता है। और तीसरा, जो आज के डिजिटल जमाने के लिए बहुत ही जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी बैठकर भारत में मौजूद किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके कोई अपराध करता है। कानून खुद ही हमें इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। मान लीजिए ए नाम का एक इंडियन सिटीजन है, वो लंदन में किसी का मर्डर कर देता है। अब जैसे ही वो व्यक्ति वापस भारत की जमीन पर कदम रखेगा, उसे बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर भारत में ही केस चलाया जा सकता है। ये है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। आप सेक्शन 2 को बीएनएस की डिक्शनरी मान सकते हैं। पूरे कानून में जो जरूरी शब्द बार बार इस्तेमाल होंगे, उनका असली मतलब क्या है, ये हमें सेक्शन 2 ही समझाता है। इसके बिना आगे के सेक्शंस को समझना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी और प्रगतिशील बदलाव देखते हैं। सेक्शन 210 में जेंडर की परिभाषा दी गई है। अब कानून की नज़र में ही या वह सर्वनाम का मतलब सिर्फ पुरुष या महिला नहीं, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्ति को भी साफ साफ शामिल किया गया है। ये समानता की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, एग्जाम के लिए तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और बड़ा अपडेट हमें डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज की परिभाषा में देखने को मिलता है। पहले जब हम दस्तावेज की बात करते थे तो दिमाग में कागज ही आता था, लेकिन अब सेक्शन 28 एकदम क्लियर कर देता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, जैसे आपके ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स या कोई डिजिटल फाइल, ये सब भी कानूनी तौर पर दस्तावेज ही माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इंजरी या चोट की परिभाषा पर। आम बोलचाल में चोट का मतलब शारीरिक नुकसान होता है, पर कानून में इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके तहत 4 तरह के नुकसान आते हैं: बॉडी यानी शरीर को, माइंड यानी मन को, रेप्यूटेशन यानी प्रतिष्ठा को, और प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को। कई अपराधों को समझने के लिए ये परिभाषा एक बेस का काम करती है। इसके अलावा कुछ और परिभाषाएं भी हैं जिन्हें फटाफट देख लेते हैं। चाइल्ड का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम है। पर्सन में सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि कोई कंपनी या एसोसिएशन भी शामिल है। पब्लिक सर्वेंट की एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है। और एक्ट यानी कार्य का मतलब एक सिंगल काम भी हो सकता है और कई कामों की एक सीरीज भी हो सकती है। तो ये थे चैप्टर 1 के कुछ सबसे जरूरी हिस्से।
अब तक हमने जो भी सीखा है उसे और पक्का करने के लिए चलिए पुराने कानून यानी आईपीसी से इसकी एक छोटी सी तुलना करते हैं और सब कुछ जल्दी से रीकैप कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बीएनएस का सेक्शन 358 साफ साफ कहता है कि इंडियन पीनल कोड 1860 अब से खत्म होता है, उसे रिपील कर दिया गया है। ये भारतीय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इतिहास में एक बहुत बड़ा पल है। अच्छा, अगर इस पूरे चैप्टर से कुछ पॉइंट्स याद रखने हों तो वो कौन से होंगे? चलिए देखते हैं। पहला, कानून का नया ऑफिशियल नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। दूसरा, इसका जुरिस्डिक्शन भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह है, जिसमें साइबर क्राइम भी शामिल है। तीसरा, जेंडर की परिभाषा अब ज्यादा समावेशी है और इसमें ट्रांसजेंडर्स भी शामिल हैं। और चौथा, डॉक्यूमेंट में अब ऑफिशियली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आते हैं। ये 4 पॉइंट्स इस चैप्टर का पूरा सार हैं। तो चलिए अब तैयार हो जाइए एक छोटे से टेस्ट के लिए। देखते हैं कि अभी तक हमने जो भी समझा वो कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। एक इंडियन सिटीजन लंदन में क्राइम करता है, तो क्या उस पर बीएनएस के तहत भारत में केस चल सकता है? जरा याद कीजिए, सेक्शन 1 क्लॉज 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ए, हाँ, क्योंकि बीएनएस भारतीय नागरिकों पर दुनिया में कहीं भी लागू होता है। और अब दूसरा सवाल, बीएनएस के मुताबिक इनमें से कौन सी चीज डॉक्यूमेंट की परिभाषा में नहीं आएगी? ऑप्शंस हैं एक चेक, एक पावर ऑफ अटॉर्नी, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर एक मौखिक वादा। हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट के लिए अक्षरों, अंकों या चिन्हों का होना जरूरी है, इसलिए सही जवाब है डी, एक मौखिक वादा। तो दोस्तों, ये था बीएनएस चैप्टर 1 का एक आसान और क्विक विश्लेषण। जो कोई भी बीएनएस को जीरो से समझना चाहता है, उसके लिए इस चैप्टर की नींव को मजबूत बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार इस पर महारत हासिल हो गई तो यकीन मानिए आगे की संहिता को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।